again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपना चौथा पार्ट नन्ना फनकार पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसमें आए हुए कठिन शब्दों को भी जानेंगे। पाठ का नाम है नन्ना फनकार। नन्ना का मतलब छोटा और फनकार का मतलब आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट तो कई सारे होते हैं, जैसे जो अच्छा गाना गाए वह सिंगिंग आर्टिस्ट, जो अच्छा डांस करे डांसिंग आर्टिस्ट, जो अच्छी ड्राइंग करे ड्राइंग आर्टिस्ट। तो ऐसे ही एक ये छोटा आर्टिस्ट है और हम जानेंगे कि वह किस चीज़ में टैलेंटेड है, वह कैसा आर्टिस्ट है। यही बताया गया है हमें इस कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी यह कहानी, नन्ना फनकार। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर का मतलब स्क्वायर से। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाई का अर्थ होता है कि मन में कुछ जल्दी जल्दी से बोलना। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। अब ये छेनी हथौड़ा कहाँ है, आप चित्र में देखिए। यह जो लड़का अपने हाथ में पकड़े हुए है, यह है छेनी और यह है हथौड़ा। अब बढ़ते हैं आगे। छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें, कतारें मतलब लाइन, और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। उकेरना का क्या मतलब होता है, यह क्रिया शब्द है। जैसे हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो लाइन खींचते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लाइन खींचने को खींचना। हमने यह लाइन खींची। वैसे ही अगर हम छेनी और हथौड़े के माध्यम से पत्थरों पर कोई आकृति बनाए या कोई डिज़ाइन बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उकेरना। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अब एक शब्द आया यहाँ पे, अधबनी। अधबनी का अर्थ होता है आधा बना हुआ। और यहाँ पर आया नक्काशी। नक्काशी का क्या अर्थ होता है, जैसे जब हम कोई चित्र बनाते हैं और उसमें रंग भरते हैं तो क्या है, ड्राइंग है। वैसे ही जब हम छेनी और हथौड़े के माध्यम से चित्रों को पत्थर पर उकेर देते हैं तो वो क्या कहलाती है, नक्काशी कहलाती है। तो ये लड़का क्या करता है, नक्काशी करता है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। अब जब वह वार करता है तब क्या छितरा जाता है, किरचें छितरा जाती हैं। तो किरचे का मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संग तराज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे क्लासमेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सहपाठी। वैसे ही वहाँ पे लोग तराश रहे हैं पत्थरों को, तो उसे क्या बोलेंगे, संग तराज, जो उसके साथ बैठकर काम कर रहे हैं। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, यह सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। वह अभी सीख रहा था और वह चाहता था कि वह यह सब तरीके की डिजाइनें अपने पत्थरों पर बना सके। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आकर कहाँ बस गए, आगरा में बस गए। जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों से जुड़ी हों, फोर पेरेंट्स से जुड़ी हों, जैसे दादा परदादा। जैसे कोई घर है, वहाँ आपके दादाजी भी रहे हैं, पापा भी रहे हैं और उनके पापा भी रहे हैं, तो ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, पुश्तैनी। और केशव था, उसका पुश्तैनी गांव क्या था, वो था गुजरात। उसके पिता गुजरात से आकर आगरे में बस गए थे।
आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। सीकरी का मतलब फतेहपुर सीकरी। आप ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, यह है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, बुलंद दरवाज़ा कैसा दरवाज़ा है, क्यों फेमस है, आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी मतलब बहुत ही तेज से जवाब दिया। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो अच्छे से और आपको कोई पीछे आके टोक दे, क्या तुम ही ये काम कर रहे हो, तो आप कैसे जवाब देंगे? बिल्कुल जोर से, हाँ मैं ही ये काम कर रहा हूँ। वैसे ही केशव ने तल्खी के साथ जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मझोला था। मझोला मतलब मीडियम साइज। वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। अंगरखा मतलब जो पहले पहनते थे मुगल लोग, बादशाह लोग या राजा लोग, ऊपर से कोट टाइप का पहनते थे, उसे बोलते थे अंगरखा। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। उसने देखा उस आदमी के गले में बड़े बड़े मोतियों की माला है और उंगलियों में कई तरीके की अंगूठी पहने हैं, तो उसको लगा यह कोई एक बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी का मतलब बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत धनी आदमी है। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुआयना का मतलब होता है जांचना। अगर आपके सामने कोई अजीब सा इंसान आ जाए या कोई बहुत अलग तरीके का इंसान आ जाए तो आप उसको ऊपर से नीचे देखते हैं ना, चेक करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं मुआयना करना। इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। पहरेदार मतलब वॉचमैन। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बरहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बदहवासी मतलब जब आपको होश ही ना रहे, सेंस ही ना रहे। जैसे आपके क्लास में एकदम से टीचर आ जाते हैं, आप लोग बात कर रहे हो, आप एकदम से भौचक्के रह जाते हैं, तो उसे बोलते हैं बदहवासी में। और उसके हाथ से क्या छूट गई? छेनी छूट गई और वह जल्दी से खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। दखल अंदाजी मतलब इंटरप्शन। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। अब वह बहुत कंफ्यूज था कि अब वह क्या करे। उसके सामने तो बादशाह अकबर हैं। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर वह अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्करा रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं वह किस प्रकार से बादशाह अकबर को देख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा नाम क्या है?
अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। उसने बहुत ही बैलेंस्ड आंसर दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में, दोस्ताना मतलब फ्रेंडली नेचर में हो गया वो। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया, वह डर गया। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, मतलब बेमन से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता मतलब धीरे से मारना है, ठीक है? ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगे। मीच कर मतलब सिकोड़ कर, हल्की सी बंद कर रखिए। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अनाड़ी मतलब जो बिल्कुल फ्रेशर हो, न्यू हो, और वो किसको सिखा रहा हो? एक एडल्ट को सिखा रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। आईब्रो जैसे नहीं हम ऊपर चढ़ा लेते हैं, वैसे ही उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव, सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान का मतलब आराम से बैठ गए। ये रहा इत्मीनान। केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल का मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं उनको। चारों तरफ से घेर लिया है। भाई, बादशाह अकबर काम कर रहे हैं उस छोटे से बच्चे के साथ। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वह डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार यह महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार भी सभी यहाँ काम करेंगे। सभी वहाँ काम करेंगे। एक ऐसा कारखाना बनवाएंगे जहाँ तरह तरह के आर्टिस्ट काम करेंगे, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी इसमें जरूर काम करोगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, चाहते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ पूछा कि आप क्या दोबारा भी आएंगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव।
फिर तो पूरे दिन तंग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात को सबको सुनाता रहा। जो उनके बीच कन्वर्सेशन हुई थी वह सबको बता रहा कि कैसे अकबर आए थे और हमसे बात की, हमसे नक्काशी सीखी। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध का मतलब फेमस। कहाँ पे लिखा हुआ है प्रसिद्ध? ये लिखा हुआ है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का क्या मतलब होता है? फेमस। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। नेक इंसान का मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। संतान का मतलब बच्चे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी। कितनी संतानें होंगी? कितने बच्चे होंगे? तीन तीन बच्चे होंगे। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। केशव को उनके नाम पता थे, फटाफट उसने वह नाम बोल दिए, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला लिया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनीदी आवाज में बोला। उनीदी मतलब नींद से भरी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। इस प्रकार से ये आपका पाठ खत्म होता है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर फतेहपुर सीकरी शहर प्रसिद्ध क्यों है। वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ अकबर ने बनवाई है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगर आपके कोई और शब्द हैं जिनका आपको अर्थ जानना है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ आज आपका यह पाठ खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।